नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हम एक ऐसे मुद्दे पर पंचायत करने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति में एक उथल पुथल ला दी है। दरअसल बात यह है कि देश की राजनीति में एक नई महाभारत छिड़ गई है। और ये कौन से मुद्दे पर यह महाभारत छिड़ी है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के कुछ बयान पर। उन्होंने कुछ बयान दिए जिस पर उन्होंने अपने विचार रखे और उसके बाद हर जगह से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, महाभारत मच गई है। दरअसल मोहन भागवत ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान कुछ बातें कही हैं। एक सामाजिक सद्भाव बैठक को उन्होंने संबोधित किया और इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, 3 बच्चे पैदा होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लालच में और जबरदस्ती कराए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने की भी बात की और घर वापसी पर भी बात की। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा, ये नहीं कि सिर्फ घर वापसी करा दी। अब इसके बाद कुछ मौलानाओं ने और नेताओं ने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया और मोहन भागवत को निशाने पर ले लिया। यहां तक ले लिया कि आईएमएम के एक नेता हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने तो मोहन भागवत जी की तुलना आतंकी अजमल कसाब तक से कर दी और कहा कि दोनों की सोच समाज को बांटने वाली ही है। तो वहीं अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने धमकी भी दी और कहा कि 70 साल पहले जो लोग ये बातें कहते थे वो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज उनसे कहा जा रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को वापस लाया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दूध पिलाया गया है और किसी को नहीं। तो ये दूध पिलाने वाली बात आप समझ रहे हैं, इसमें कितनी धमकी छिपी हुई है, या यूं कहिए खुल कर के ही बोल रहे हैं लगभग। तो कांग्रेस, इसमें बात सिर्फ मौलाना की नहीं है, बात यह कि राजनीतिक पार्टी भी कूद गई। कांग्रेस का आरोप है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति ही आरएसएस का एजेंडा है। इसके साथ ही सपा की तरफ से भी कई बयान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आए हैं। तो आज 5 की पंचायत में इसी पर हम पंचायत करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आपको जरा एक बयानों का सिलसिला, क्योंकि उस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको बहुत कुछ तस्वीर दे देंगी कि आखिर क्यों इतनी उथल पुथल मची है। तो पहले जरा कुछ बयान सुन लीजिए, उसके बाद लौटकर आज 5 की पंचायत में फिर सवाल बताएंगे कि कौन से 5 सवाल हम आज लेने वाले हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयते उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। इनको आईएसआई के एजेंट हैं भारत में, और अब ये देश धर्म के आधार पर बटा था। ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। बेशक ये बात सही है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो उनके पुरखे पहले हिंदू ही थे जिन्होंने इस्लाम मज़हब कबूल किया। अब जो घर वापसी की बात कही जाती है तो घर वापसी की बात हम तो धर्मांतरण समझते हैं कि धर्मांतरण है ये, और धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। अगर कोई धर्मांतरण कराएगा या कोई संस्था कराएगी या कोई व्यक्ति कराएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून की गिरफ्त में आएगा। देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है
वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। मैं तो कहूँगा कि इस तरह से जो दरार पैदा करने का काम हो रहा है वो बिल्कुल गलत बात है। हिंदू मुसलमान झगड़ा है ही नहीं, ये झगड़ा पैदा करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और दूसरी बात इससे वो ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह का भी करना चाहिए। मुसलमानों ने भी कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। 30 बच्चे पैदा करो, कौन मना कर रहा है? जो पैदा करना करो, हम वो उनके हाथ में सत्ता है और जो चाहे कहें। लेकिन ये घुसपैठी आते कहाँ से हैं? अब मैं आदरणीय मोहन भागवत साहब से कहूँगा कि 2014 से लगातार सरकार है लोगों की देश में। अगर 11-12 सालों से घुसपैठी आ रहे हैं तो ये जवाबदेही किसकी होती है? आज भी पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए, सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है। देखिए, ये साबित कर रहा है कि ये पूरी तरीके से इनके रिमोट कंट्रोल में है, क्योंकि बार बार ये बात कहना कि हमारे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, ये साबित कर रहा है कि संघ के ही रिमोट कंट्रोल से पूरी तरीके से भाजपा और पूरे भाजपा की चल रही है। मैं उसका साफ उदाहरण भी कहना चाहूँगा कि योगी जी क्यों मिलने गए थे मोहन भागवत से। मोहन भागवत से योगी जी क्यों मिलने गए थे? जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए। वो सही कह रहे हैं। तो ये जो बयानों का एक पैकेज हमने आपको सुनवाया, इसमें आपने दो चीजें नोटिस की होगी। एक तो कुछ बयान ऐसे हैं जो कि मोहन भागवत जी ने जो हिंदुओं को लेकर, घर वापसी को लेकर बातें कही हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और दूसरे कुछ बयान जो राजनेताओं के बयान हैं वो इस पर भी हैं कि जिस तरह से वहां बैठकों का सिलसिला चल रहा है, उन बैठकों को लेकर के भी ये माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठकें हैं, इसलिए उस पर भी प्रतिक्रिया, राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन आज जो हम 5 की पंचायत में जिन सवालों पर पड़ताल करने वाले हैं, पहले अब हम उन सवालों को आपको बता देते हैं, उसके बाद मेहमानों से जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल 5 की पंचायत में कि क्यों मची संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर महाभारत। जिस तरह से ये दिखाई पड़ रही है, बयानों का सिलसिला जो हमने आपको सुनवाया, कुछ बातें हालांकि संघ प्रमुख पहले भी कहते रहे, लेकिन इस समय ये महाभारत इतनी ज्यादा क्यों? दूसरा सवाल कि मोहन भागवत के बयान से क्यों भड़क गए मौलाना मदनी। हमने उनका बयान भी आपको सुनवाया, वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि दूध हमने भी पिया है, यानी कि इतने भड़क गए कि धमकी भी दे रहे हैं मौलाना मदनी। वैसे अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा सवाल आज पंचायत में कि संघ के लिए जब हिंदू मुस्लिम एक, तो फिर किसको परहेज? क्योंकि संघ प्रमुख के बयान को आप अगर देखें, वो हमेशा कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हम सब एक हैं। उसके बाद भी इससे किसको परहेज है कि नहीं, हम एक नहीं हैं? चौथा सवाल आज 5 की पंचायत में कि हिंदुओं को 3 बच्चे का संदेश, तो क्यों बढ़ा क्लेश? 3 बच्चे की बात उन्होंने कही, उन्होंने बताया कि 2.1 2.1 की जरूरत होती है, लेकिन बच्चों की संख्या में 2.1 कहां से आएगा? तो 3, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन यह संदेश देने पर आखिर इतना क्लेश क्यों है? और फिर कि घर वापसी का शंखनाद, तो क्यों मचा सियासी विवाद? घर वापसी की बात अगर हो रही है तो क्यों इस पर इतना ज्यादा विवाद मचा हुआ है? ये सारी सवाल, ये सारे 5 जो सवाल हैं, इसकी पड़ताल आज 5 की पंचायत में करने वाले हैं हम। लेकिन 5 की पंचायत में इन पड़ताल में हमारे साथ जुड़ कौन कौन रहे, उनसे परिचय करा देते हैं। एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत सैयद भाई, जवाद भाई। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत कपीश जी। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं,
हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे ही मैं पहले आज शुरुआत भी कर लेता हूं। सूर्या जी, मोहन भागवत जी लखनऊ में 2 दिनों का उनका दौरा था, ठीक। 2 दिनों के दौरे से 2 तरह के विवाद आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने जो कुछ घर वापसी को लेकर कहा, धर्मांतरण को लेकर कहा, इन सब चीजों पर एक अलग विवाद दिखाई पड़ रहा है। और एक अलग विवाद जो उन्होंने कुछ बैठकें की हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ और भी कई लोगों के साथ वहां पर बैठकें हुई हैं। ये माना जा रहा है कि 2027 में अपने किले को दुरुस्त करने के लिए, 2024 में जहां कहीं सेंध लग गई थी उन सेंध को बंद करने के लिए, उन छेदों को बंद करने के लिए ये बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण है। सूर्या जी। धन्यवाद रंजन जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रश्न उठाने वाले ये कौन होते हैं और आखिर क्या परेशानी है इन लोगों को। यदि श्रद्धेय संघ प्रमुख जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्या परेशानी है? आप इस प्रकार के ऊल जलूल जो बयान दे रहे हैं, धमकी धमका वाले बयान दे रहे हैं, ये सोचिए कि ये वही कौम है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो डरे हुए हैं, हमें डर लगता है, यहां पर हमारे संग भेदभाव होता है, और ये खुले मंच से खड़े होकर यहां धमका धमकी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देख लेंगे किसकी मां ने दूध पिलाया है, और पार्टीशन की याद एक बार फिर दिला रहे हैं। अब सोचिए कि ये स्वतंत्र भारत के अंदर हो रहा है, और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का एक जो अनुच्छेद है संविधान में। एक बात और, जिनके बयान पे वो अनुच्छेद तो रहेगा ना, नहीं वो रहना चाहिए, लेकिन उसका गलत प्रयोग भी नहीं होना चाहिए ना। आप ये जिनकी फोटो दिखा रहे हैं, आप डरे हुए कहां लग रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा। बिल्कुल मौलाना मदनी का जरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अभी चला भी रहे हैं हम। मौलाना मदनी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कह रहे हैं दूध हमने भी पिया है बहुत। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं। और मजे की बात, ये वही मौलाना मदनी हैं जो जमीयते उलेमाए हिंद के सर्वे सर्वा हैं, और यही जमीयते उलेमाए हिंद वो संगठन है जो कि भारत में रह के भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने वाले आतंकवादियों को लीगल एड देता है, सरकारी सहायता देता है, कानूनी सहायता। जी जी 700 से ज्यादा आतंकवादियों को इन्होंने सरकारी सहायता, कानूनी सहायता दी है। ठीक है। और 192 आतंकवादियों को बरी कराने में बड़े बड़े करोड़ों रुपए के जो लॉयर हैं, जो एक एक हियरिंग करोड़ों रुपए में लेते हैं। सूर्या जी, उनका ये भी तो तर्क है कि भाई झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं, लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ये सब भी तो उनके। मुझे ये बताइए, इस देश की छाती पर एक अपराध हुआ 26/11, उस अजमल आमिर कसाब के लिए भी कानूनी सहायता देने वाला संगठन कौन था? यही था। आप मुझे बताइए, वो भटका हुआ संगठन, भटके हुए लोग थे क्या वो? ये तो बुरहान वानी को भी भटका हुआ मानते हैं। तो ये आतंकवादियों की पौध लगाने वाले यहां बैठकर संघ प्रमुख को धमका रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। अरे राष्ट्रीय केवल उन्होंने नहीं, यूनिवर्सिटी में भी उनके खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। मैं वही कहना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी में भी हुआ, और उसमें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पार्टियों के छात्र नेता लोग शामिल हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की नींव है, इसकी संप्रभुता को रक्षा करने वाला वो ऐसा गैर राजनीतिक संगठन है। जब भी इस देश में कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, याद कीजिए 1962 का युद्ध, चीन युद्ध, उस समय भारतीय सेना को जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने फ्रंट सीमा पर जाकर, फ्रंट पोस्ट पे जाकर मदनी जी के संगठन का कोई प्रवक्ता हमारे साथ अभी है नहीं, मदनी जी की तरफ से वो बोलते हैं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी नहीं, बहुत सारे बैठे हैं ना। अभी कैसे कहते जब उन्होंने उनका समर्थन अभी किया नहीं? करेंगे तो बोल देंगे। सैयद जवाद जी पहले आप ही के पास, आतंकियों के समर्थन सैयद जवाद जी नहीं, अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब तक सैयद जवाद जी कुछ बोल रहा था तब तक कैसे? सैयद जवाद जी बताइए जरा, कुछ बातें संघ प्रमुख ने रखी, ठीक है, रखते रहे, पहले भी रखते रहे, लेकिन उस पर इतना बड़ा बवाल काटने का क्या मतलब, कोई मायने बनता है क्या? सैयद जवाद भाई जी। लाल सिंह सर, सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद। देखिए क्या है, आरएसएस की 1925 से लेकर के आज तक की समस्या ये है कि वो अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगे हुए हैं, अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, अपने आप को देश प्रेमी साबित करने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम दूसरे लोगों को सर्टिफाइड करने की कोशिश ये करते हैं कि हम भी हिंदू हैं और तुम भी हिंदू। अब आप बताइए, जिनका इतिहास ही ये रहा हुआ है
अरे तुम हो क्यों हिंदुस्तान में? नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर हिंदुस्तान में? मतलब ये 1925 की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टीशन तो 1947 में हुआ। ये लोग काहे नहीं चले गए वापस वहीं पे? देखो भाई, ऐसा है लाल सिंह सर, पहले तो मैं किसी के बीच में बोला नहीं। नहीं ये भी ठीक है, ये भी नहीं बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। कोई और डिबेट छोड़ के जाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सुनिए ठीक है। लोग हैं, मैं उनके साथ डिबेट ही नहीं करता। कोई बात नहीं। जवाद भाई बोलिए, मंच खुला हुआ है, बोलिए। जिनका इतिहास ही नफरत की बुनियाद पे रहा है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा बोल लूं क्या? मैं थोड़ा सा एक लाइन खाली बोल देता हूं। जैसे मैंने अभी टोका था ना कि मदनी जी का कोई प्रवक्ता मदनी जी के संगठन का हमारे साथ है नहीं, ठीक? उसी तरह से मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के प्रवक्ता कोई हमारे साथ अभी इस डिबेट में नहीं है, ठीक है? ये मेरा जोड़ना फर्ज था, क्योंकि यही बात मैंने मौलाना मदनी के लिए कही थी। अब बोलिए। नहीं लाल सिंह सर, मैं लोगों को पर्सनली जानता हूँ, लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद संघ से निकले हुए हैं, खुद संघ से हैं, तो आप क्यों कहते हैं कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व के लोग संघ से हैं तो ये मत कहिए। अलग बात है कि हम लोग नहीं है दूसरी जगह से, बाकी दूसरी सबसे बड़ी बात, जिनकी 100 साल में विचारधारा अब तक भारतीय नहीं रही, जिनकी पोशाक भारतीय नहीं रही, जिनकी आइडियोलॉजी विदेश की, मुसोलिनी की और हिटलर की है, जिनकी पोशाक भारतीय नहीं है, जिन्होंने संविधान को जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करा, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करा, इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि यूजीसी के मुद्दे पर ये जो सो कॉल तथाकथित स्वयं सेवक, सूर्य की सेवक है, ये की सेवा करते हैं, देश की सेवा को कोई लेना देना, स्वयं सेवक है, और आज तक दूसरों का रजिस्ट्रेशन चेक करने वाले, मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूँ, सीएजी के अंदर सुनिए तो आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, अपना पैन कार्ड नहीं दिखा पाए, अपना कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था तो करवा लेते ना। कंपनी है, एक सेकंड रुक जाइए लाल सिंह सर, ये एनजीओ है, कंपनी है, संगठन है, राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, कुछ तो होगा। इस देश के अंदर दूसरों का आधार कार्ड, दूसरों का रजिस्ट्रेशन चेक करने वाले मानसिकता के लोग सभी संघ के पास जाए, उनका रजिस्ट्रेशन चेक करें। और एक बार फिर पैसा कहाँ से मिलता है, फंडिंग कहाँ से मिलती है? ठीक, मैं लौट के आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने बोला था मौलाना मदनी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, वैसे ही आरएसएस के प्रवक्ता यहाँ पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई नहीं है। अब ये बात है कि सूर्या जी ने आपको कह दिया कि ये लोग करेंगे ना मदनी जी के लिए बैटिंग, आपने इन लोगों को कह दिया कि ये लोग करेंगे ना आरएसएस के लिए बैटिंग। सूर्या जी कुछ एक लाइन, सूर्या जी कोई एक लाइन, उसके बाद फिर उधर में जाऊंगा। ये जालिम की हिमायत में खड़े मिलते हैं, वक्त आने पर वही कटघरे में खड़े मिलते हैं। अच्छा, ये शेर ही था, ये जो जालिम की हिमायत में खड़े मिलते हैं, ये शेर था, वही है, ये शेर था या तीर चला दिया आपने शेर के बहाने? ये वही है जो वक्त आने पर अपने कटघरे में खड़े मिलते हैं। ठीक है। भारत माता की जय बोलते नहीं, वंदे मातरम बोलते नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान करते नहीं, राष्ट्रगीत का सम्मान करते नहीं, भारतीय सेना को ये जो है गालियां बकते हैं, पत्थर मारते हैं, देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, और ये हमसे बोल रहे हैं कि देशभक्ति। दूसरी चीज, ये अभी ज्ञान बांट रहे थे, ये पढ़े लिखे हैं भी या मदरसा छाप है, इनको ये नहीं पता कि 2002 तक तो भारत की सरकार ने इस बात पे बैन लगा रखा था कि इस देश के अंदर कोई भी प्राइवेट इमारतों के ऊपर तिरंगा नहीं लहरा सकता। ये फैक्चुअल बात है, ये जो मदरसा छाप लोग हैं ना, ये फैक्चुअल बात है कि पहले इस पर बहुत सारे कंट्रोल थे, बहुत सारे नियंत्रण। एक बात और, इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की, तो भैया 60 साल तक मैंने ये सवाल उठा तो दिया, मैंने कहा इतने सालों तक 6 दशक तक सरकार रही, आप मजबूर कर देते उनको, 60 साल तक तुम उनको आप प्रावधानों का हवाला देते, मजबूर करते कि रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं कह रहा हूँ पैर में मेहंदी लगा रखी थी, हाथों में झुंझुना बांध रखा था, ठीक है, किया क्यों नहीं तुम लोगों ने? आप दोनों अब रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी दो हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। ठीक, अब रुक जाइए, अपने सहयोगियों को मौका दीजिए, सहयोगियों को मौका दीजिए। एसएन सिंह जी के पास पहले, फिर कपीश जी आपके पास। एसएन सिंह जी,
ये बताइए कि जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कुछ बयान दिए, अलग अलग मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, और अखिलेश जी ने तो यहाँ तक, हालांकि वो अभी हम फिलहाल शायद दिखा नहीं पा रहे, लेकिन वो है अखिलेश जी का, मैंने बयान देखा है, उन्होंने बयान दिया है कि भाई ये तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं योगी जी के बारे में, और ये भी कहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बड़ी दूरी बढ़ गई है। ये सब चीजें निकल करके आ रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बोलने का, कहने का मौका दिया है क्या? देखिए लालचंद जी, मैं तो देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और नमन भी करूंगा कि आज देश की जनता ने एक राष्ट्रवादी सरकार बनाई है। अगर राष्ट्रवादी सरकार नहीं रहती तो इतना पूछना थोड़ा नहीं पड़ता है, तो कुछ भी कर देते। अगर हम कह रहे कि हमारा, अगर कोई हमारा, मैं वो ऐसे लोगों को थोड़ा नहीं कह रहा हूँ जो कट्टर हैं, जो है ही नहीं है, जो तलवार के डल पे सलवार पहन लिए, उनको नहीं करे। हमारा अगर घर वापसी हो जाता है तो क्या दिक्कत है? हम थोड़े न कहे। बहुत सारे आप लाखों बयान आप देख लेंगे हमारे मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने कहा, भाई अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमारे पूर्वज एक है, हम भी पहले हिंदू थे। तो अगर यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, जानते क्यों? अभी ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन कौन से अंग्रेजी की बात कर रहे थे। भाई एक कट्टर मुसलमान होता है और एक भारतीय मुसलमान होता है। हिंदुओं की हत्या कौन करता है? कट्टर मुसलमान। भारत के विभाजन को कौन चाहा? कट्टर मुसलमान। महिलाओं की छाती का लहू कौन पिया? कट्टर मुसलमान। जो वो कश्मीर से पलायन करने को मजबूर कौन किया? कट्टर मुसलमान। और रेलों में, ट्रेनों में भर भर के हमारे गर्दनों को काट के कौन भेजा? कट्टर मुसलमान। बंगाल में जो नुहाखोली में महिलाओं के स्तन को कौन काटा? कट्टर मुसलमान। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, आज बांग्लादेश में हो रहा है, तो वही मैं, जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो मेहमान बन के होते हैं, नहीं तो सभी लोग भारत के थे। ये भारत का इतिहास एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हम सभी हैं। और हमारे आदरणीय संघ प्रमुख जी ने क्या कहा कि निश्चित तौर पे जब हम पूजा, हमारी पद्धति अलग हो सकती है, अलग मतलब सभी धर्मों के सम्मान के बारे में कहा। और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो हमारे लिए काफिर हैं, जैसे अगर कोई हमें को काफिर कहता है। अगर हम भाई हैं तो भाई की तरह रहे ना। हम बटेंगे तब कटेंगे। हमारी विचारधारा बटी, हम जातियों में बटे, हम धर्म में बटे, हम जब संप्रदाय में बटे तो निश्चित तौर पे हम छोटे, जब हम मिलजुल कर एक रहेंगे। और उस सबके लिए कहें, बार बार उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजें जब हुई तब देश का विभाजन हुआ, नहीं तो देश की आजादी के लिए हमारे जितने हिंदू भाई अपने कुर्बानी दे रहे थे उतने मुस्लिम भाई भी कुर्बानी दे रहे थे। ठीक, जवाद भाई आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले कपीश जी काफी देर से इंतजार करें। कपीश जी को भी लाइए। कपीश जी, जिस तरह की चीजें लखनऊ में घटी, उसने क्या बेचैन कर दिया है क्या? क्योंकि ये भी चर्चा है। जैसे मैंने एसएन सिंह जी से क्या पूछा, मैंने एसएन सिंह जी से पूछा कि इन मुलाकातों में बहुत सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो जिस तरह की गतिविधियां लखनऊ में हो रही हैं उसको लेकर आपको पूछ रहा हूं कि क्या कुछ हलचल है? हलचल इसलिए भी है क्योंकि हाल के दिनों में यह भी देखने को मिला कि अगर संघ हरियाणा में सक्रिय हुआ, महाराष्ट्र में सक्रिय हुआ, दिल्ली में सक्रिय हुआ, तो नतीजे बिल्कुल अलग से आए। 2024 में आपका नतीजा बहुत अच्छा था। बताइए कपीश जी। लालचंद जी ये बता दीजिए, आरएसएस कब सक्रिय नहीं था, किस इलेक्शन? कहा जाता है 2024 में उतना सक्रिय नहीं था, ये कहा जाता है। यानी कि नड्डा जी ने ठीक कहा था कि हमको अपने पैतृक संगठन की आवश्यकता नहीं है, आपने मुहर लगा दी। अब मैं एक बात कह रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो 4-5 पॉइंट्स आप, थोड़ी देर में मैं लौटता हूं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीर देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में चल रही है, तो उसी समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के कई बड़े नेता, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। और उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति तो खैर बेहद खास हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इसके पहले मुंबई के दौरे पर भी थे। वहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वहाँ पर भी बातें हुई थी। और देखिए, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों यहाँ पर दिल्ली में हैं और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात। और आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के आज एक बयान, और कल जब वो मुंबई की सड़कों पर मरीन ड्राइव पर वो जॉगिंग के लिए निकले थे, तो वो तस्वीर बड़ी चर्चा में थी। और आज उनका एक बयान जो कि उन्होंने यूपीआई को ट्रांजैक्शन को लेकर दिया है कि भारत में यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जिस तरह से झंडे गाड़े हैं, और ख़ास तौर पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो भी यूपीआई का जिस तरह से प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में बताता है कि भारत तकनीक की दुनिया में कहाँ तक जा चुका है, कितना बड़ा लीडर बन चुका है। और एआई समिट से भारत के लिए क्या क्या संकेत हैं, भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं,
उस पर उन्होंने बहुत ही मजबूती से बात आज रखी है इमानुएल मैक्रों ने। तो इमानुएल मैक्रों की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से ये मुलाकात की तस्वीरें, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। और जैसा कि ये एआई समिट चल तो रही है भारत मंडपम में, लेकिन यह एक अवसर है कि कई दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसी द्विपक्षीय मुलाकातें कर भी रहे हैं और उसी सिलसिले में, उसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, अभी हाल ही में राफेल को लेकर कितनी बड़ी डील हुई है दोनों देशों के बीच, जो रक्षा समझौता है उसको लेकर सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ी डील कहिए, 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की ये डील है राफेल विमान को लेकर के और तमाम बातों को लेकर। कल प्रधानमंत्री ने एक बात और बहुत ही दिलचस्प कही थी कि अब दोनों देश मिलकर के भारत में एक ऐसे विशेष हेलीकॉप्टर का निर्माण करने वाले हैं जिस हेलीकॉप्टर से आप एवरेस्ट की चोटी पर भी उतर सकते हैं। ऐसा हेलीकॉप्टर दोनों देश मिलकर बनाने वाले हैं। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात प्रायः आती है कि बहुत सारे देश आपके साथ हथियार के सौदे तो कर लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल लगा देते हैं। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा लगता है कि भारत और फ्रांस का रिश्ता जो है वो बिना किसी कंट्रोल के हर तरह के समझौते, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, रक्षा उत्पादन से जुड़ी टेक्नोलॉजी, उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बहुत ही जबरदस्त समझदारी विकसित हुई है। और ये तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरों का माहौल भी देखिए, ये भी बहुत कुछ अपने आप में कह रही हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच ये, जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में जेस्चर और पोस्चर, ये भी देखिए, ये दिखाई पड़ रही है इसमें। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री वो दिखाई पड़ रही है। तो भारत और फ्रांस, ऐतिहासिक समझौता हुआ है रक्षा के क्षेत्र में, और दोनों देशों के संबंध और फ्रांस के साथ जो भारत के संबंध हैं उस पर अगर आप जाइए तो जिस समय भारत के ऊपर जो न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर प्रतिबंध लगे थे, उस समय भी सबसे पहले फ्रांस ने ही भारत का समर्थन किया था। उसके बाद और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी फ्रांस ने सबसे पहले समर्थन किया था, यूरोपीय देशों में से सबसे पहला देश। तो बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है दोनों देशों के बीच में, और ये संबंध और प्रगाढ़ होता जा रहा है। बहरहाल लौटते हैं पंचायत की टॉपिक की तरफ। और पंचायत में आज क्या बात कर रहे हैं? पंचायत में बात कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी जो लखनऊ के दौरे पर रहे, उनके बयान पर ये कैसी महाभारत मची हुई है। और मैंने सवाल पूछा था कपीश जी से, तो कपीश जी के पास ही सीधे चलते हैं। कपीश जी, आप अपने सवालों को जवाब को पूरा कीजिए और ये बताइए कि अगर क्या कोई घबराहट, कोई डर कि जैसा हरियाणा में दिखाई पड़ा, जैसा महाराष्ट्र में तो इधर की बहुत सारे चुनाव हो गए ना, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय चुनाव, बहुत सारे बीएमसी वगैरह के, वहां पर सब में बड़ा चैंपियन बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जिस तरह की चीजें रही, उससे क्या कुछ हलचल है क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? अभी 1 साल का वैसे समय है। देखिए, घबराहट और बेचैनी और हलचल है, तो अगर नहीं होता तो आरएसएस को उत्तर प्रदेश में आना ही क्यों पड़ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने के लिए? वो तो एक सामाजिक संस्था है ना भाई। लेकिन वो सामाजिक जो संस्था है सिर्फ एक तरफ की ही बैटिंग करती है, और उस बैटिंग में वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी पे पसंगा के बराबर भी नहीं रही। तो इस वजह से बेचैनी भी है, हलचल भी है, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं। अब खैर बात दूसरी, बात इस चीज की है, हमें अभी सूर्य मैथिल जी ने एक बात कही, वो ये कहा था कि कसाब को मदनी साहब की जो दरअसल इम्तियाज जलील ने बयान दिया है, उन्होंने जो है उसको हेल्प पहुंचाई थी, कानूनी है। लेकिन हकीकत क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कसाब को कोई वकील तैयार ही नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की थी और कसाब की तरफ से सरकारी वकील एमिकस क्यूरी के रूप में रखा था उन्होंने वकील। तो वो झूठ बोल रहे थे नेशनल टीवी पे। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर 26/11 के अपराधियों को यही
जो जमीयते उलेमा हिंद है, ये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपने इनके फैक्ट को काटा कानूनी है, सहायता दी थी। मैं स्पष्ट इनका कर रहा कहना हूं है कि इन्होंने इनके इंफॉर्मेशन को आपने काटा है, तो वो बता और रहे मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूं ऑन रिकॉर्ड नेशनल ब्रॉडकास्ट पे, मुझे ये बताइए क्या जमीयते उलेमा हिंद आतंकवादियों की सहायता नहीं कर रहा? पहले इनको बंद ना मैं ये पूछ रहा हूं, जो उसका उत्तर दीजिए। अगर मेरे फैक्ट को आप काट रहे हैं, मुझे कोट कर रहे हैं तो 700 आतंकवादियों को जमीयते उलेमा हिंद ने सूर्या जी की बात आ सहायता की कि नहीं की, ये गई, बताइए। सूर्या जी की बात आ गई, अब कपीसी की बात पूरी होगी। हम आपकी बात का जवाब देंगे और हम एसएन सिंह साहब के बात का जवाब देंगे। कपीसी की बात, हाँ, अब कपीसी की बात बतौर राजनीतिक विश्लेषक के बातों का जवाब नहीं देते। ठीक है, बोलिए। मैं सबसे पहली एक तो भागा फिर रहा है, बोलिए तुम अपना भी तय कर लेना। आप बोल लीजिए, एक घुसा हुआ है जाके अंदर, बोलिए। किनका रेफरेंस दे रहे हैं आप? किनका रेफरेंस दे रहे हैं? इनके है ना एक लाल टोपी, अच्छा, एक लाल टोपी और है, वो बहुत बदतमीजी करते थे, जूता दिखाते थे। कोई बात नहीं, वहां तक नहीं जाना है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ये भी बदतमीजी वहां तक करते नहीं हैं, जाना, इनका भी इलाज हो जाएगा। बस खाली अपने बयान तक। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक, उसके बाद लौट, अभी ब्रेक, 5 की पंचायत में अभी ब्रेक, उसके बाद लौटेंगे। 5 की पंचायत में अभी ब्रेक लीजिए, बाद में फिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बस की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, माहौल थोड़ा गर्मा गर्म भी हो गया था। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, थोड़ा सब लोग ध्यान रखिएगा। कपीश जी कुछ बात पूरी कर लें, उसके बाद फिर दूसरे के पास। कपीश जी बात पूरी कीजिए। लालचंद जी, क्योंकि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम अगर हमारे आपके बीच में बात हो रही तो किसी को तीसरे को न कहने दें। अच्छा, क्योंकि हमारी बातों का जवाब तीसरा भी दे सकता है, उसको आप समय दे सकते हैं। ठीक है कपीश जी, थोड़ा सा डिबेट का भी प्रोग्राम है, इसका भी ध्यान रखना है और अपनी अपनी बातें भी आनी है। ये भी दोनों बातें चलेंगी। बोलिए। हम तो बहुत समझदारी से आपसे ही बात कर रहे हैं और आपसे ही रख रहे हैं जी। हम तीसरे से बात ही नहीं कर रहे जी। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि घर वापसी की बात। तो पहली चीज तो बता दें, हम सारे लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा घर भारतवर्ष है, ये इंडिया है। इंडिया तो इसमें घर वापसी की कौन सी बात है? कौन विदेश से आ रहा है? किसकी घर वापसी आप करा रहे हैं? और तो आपको पता है ना कि घर वापसी का संदर्भ जो है वो भौगोलिक नहीं है। संदर्भ उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ सांस्कृतिक और धार्मिक है, भौगोलिक नहीं। सांस्कृतिक तो कतई नहीं है, धार्मिक जरूर हो सकता है। और धार्मिक अगर है तो इनको हमारे देश के संविधान के प्रति आस्था है या नहीं? और अगर आस्था है तो आप किसी का जबरन जो है घर वापसी कराएंगे क्या? कह के घर वापसी कराएंगे? या वो व्यक्ति स्वयं में ये रिक्वाइज करता है कि नहीं, अब हमको जो है इस धर्म से बेहतर ये धर्म लग रहा है, हमको इसमें आना है। ठीक है, वो आ सकता है, हमारा देश का संविधान कर रहा है। चाहे घर वापसी हो या धर्मांतरण, वो स्वेच्छा से होनी चाहिए। ये आपकी बात सही है।
हाँ। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये भागवत साहब जो है बाकायदा ललकार रहे घर वापसी कराने। अच्छा, ललकार रहे, ठीक है। आपत्ति यहाँ पर है, मतलब आपको लगता है मौलाना मदनी ने जो अपना धमकी दिया वो इसी ललकार की धमकी दी है ना? मैं मदनी का प्रवक्ता नहीं। हाँ, मैंने बोला था कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैं मदनी का प्रवक्ता नहीं, वो उनके प्रवक्ता से पूछिएगा। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि ना तो मदनी जी की लैंग्वेज ठीक है और ना हमारे इनकी। एहसान सिंह जी का काउंटर, एहसान सिंह जी का काउंटर, फिर सैयद जवाद भाई के पास। बड़ी अच्छी, क्योंकि हमारे गोरखपुर के रहने वाले हमारे मित्र भी हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए बातों को इधर उधर घुमाते हैं। पहली बात तो इन्होंने एक आदेशन किया, उन्होंने कहा मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश में क्यों आए? मतलब तबलीगी जमात आ सकती है, भाईचारे के नाम पे आतंकवादी आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं। नहीं, मोहन भागवत जी अगर हमने कहा कि मोहन भागवत जी क्यों आए? अरे उनका देश है, उनका प्रदेश है, जहां मत करें। सुन लीजिए, आप तो कह रहे हैं कि आप किसी के बीच में ही नहीं बोलते हैं। कपिल जी, आप बीच में ही बोल रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं ना। हमने ऐसा कहा ही नहीं कि मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश। आप प्ले करके देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मैं तो उनका वाद वेलकम करने के लिए तैयार हूं। अरे सुन तो लीजिए ना, अब संविधान और समानता की बात कर रहे थे तो लगे हाथ ये भी कह दीजिए ना, संविधान और समानता में तो ये भी है कि एक दूसरे धर्म का सम्मान करिए, तो दूसरे को काफिर क्यों बताना है साहब? बिल्कुल मत काफिर बताइए। हम आपको भाई मानते हैं, भाई हमको भाई मानिए। अब भाई और चारा क्या होता है? भाई को चारा क्या होता है? उनको पूछिएगा जो काफिर कहते हैं, वो अलग से कभी डिबेट करेंगे ना। डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। हमको धर्म के व्यक्ति को काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब यही होता है कि जो गैर इस्लाम को मानता है, वो जब तक इस्लाम को नहीं मानता है तब तक वो काफिर है। जैसे कपिल श्रीवास्तव जी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब चौथी बात मैं कह रहा हूँ, और चौथी बात अब सुन लीजिए। अब चौथी बात मैं कह रहा हूँ, एक एक आपने सवाल उठाया और हम जवाब दे रहे हैं, हम गलत तो कह नहीं भाई। हमारी एक भारतीय जनता पार्टी एक आनुषंगिक संगठन, हमारी मदर पार्टी जो है वो आरएसएस ही है, ये पहले से भी है। और आपने कहा कि भाई संघ ने किया क्या है, उसको भी आप देख लीजिए। आपने कहा कि संघ किया क्या है, तो अगर संघ नहीं किया है तो किसके मुंह पे आप तमाचा मार रहे हैं? 26 जनवरी को परेड में जवाहरलाल नेहरू जी बुला रहे हैं, इंदिरा गांधी जी बुला रही है, प्रणब मुखर्जी आपके बड़े नेता संघ के उसमें जा रहे हैं। जब 62 का युद्ध हो रहा है, जब 65 का युद्ध हो रहा है, जब कहीं आपदा आ रही है, जब आपदा आ रही है, जब कहीं विस्फोट हो रहा है, जब कोई दुर्घटना हो रही है, जब कोरोना कालखंड है, एक स्वयं सेवक जो अपने को देश के लिए समर्पित किया है वो भारत का रहने वाला है। सूर्या मैं आपके पास बात में आऊंगा। एक छोटा सा पहले सैयद जवाद भाई, एक छोटा सा। इन्होंने कहा भारत के लोग भारत में आ रहे हैं। भैया, अगर मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूं तो देवरिया के लोग कहेंगे नहीं देवरिया के हैं। जैसे इनकी तरह नहीं है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, एक विशेष धर्म की गोलबंदी करिए और एमवाई समीकरण बनाइए। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको बटिए मत, हम सभी हिंदू हैं। देश का होता है, किसी एक स्थान का नहीं होता है। नागरिक देश का होता है, हर बात की देश के अंदर होती है। हिंदू माने हिंदू, हिंदू स्वीकारिए तो धर्मांतरण कह रहे हैं तो ये धमकाने वाला बयान है। का संदर्भ भौगोलिक नहीं है, सांस्कृतिक और धार्मिक है। सांस्कृतिक और धार्मिक धर्मांतरण नहीं है। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई आप रुक जाइए, आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। सैयद जवाद भाई को वो भी सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, जो मौलाना मदनी ने बातें कही, आपको लगता है मौलाना मदनी ने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया इस बात को, जैसे संघ प्रमुख पहले भी कहते रहे हैं सैयद जवाद जी, तो क्या मौलाना मदनी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया, आपको लगता है? नहीं, अगर मौलाना महमूद मदनी या अरशद मदनी और मोहन भागवत जी की तुलना करना है तो इनकी संस्थाओं की बुनियाद पर तुलना करिए। देखिए, मैं जमीयतुल उलमा हिंद का सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख ये बताती है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? को माल्टा की जेल में जब अंग्रेजों ने बंद करा और तमाम उलमाए ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तो ये संघ वाले लोग क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजों की चाटुकारिता पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता कर रहे हैं। भाषा तो ठीक रखो भाई, चाटुकारिता तो ये नेशनल ब्रॉडकास्ट है कि हम भारत में नॉट डेरोगेटरी नहीं, सब लोग सम्मान के साथ, सम्मान
मैं देखिए सैयद जवाद भाई को अभी एक सम्मान के साथ बात पूछता हूं। सैयद जवाद भाई को एक सम्मान के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग जरा सुनिएगा। सैयद जवाद भाई आपसे सीधा सवाल। आपने कहा जमीयत उलेमा हिंद ने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, मैं मान लिया, ठीक है। अब मुझे यह बताइए, जिस समय भारत के बंटवारे की बात आई, जिस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस समय मुस्लिम लीग को जो जबरदस्त समर्थन मिला, उस समय ये जमीयत उलेमा हिंद का क्या रोल रहा, बताइए। जमीयत उलेमा हिंद का रोल ये था कि जमीयत उलेमा हिंद ने जिन्ना की बनाई हुई 2 नेशन थ्योरी को लात मारी। कहां से 95% मुसलमानों का फिर समर्थन मिला? मोहम्मद अली जिन्ना को और मुस्लिम लीग को उतना भारी समर्थन मिला किनका? फिर कहां से मिला? कौन थे वो लोग जिन्होंने समर्थन किया पाकिस्तान के निर्माण का? या तो देखिए लाल सिंह सर, अगर तारीख पे बात करना है, आपने की ना, तो इसीलिए मैं उसके जवाब में एक तारीख दे रहा हूं ना। देखिए डिबेट के या बहस के तरीके होते हैं, ठीक, कि कौन से तरीके पे बहस होती है। आपका आज मौजूद जो है, जिस मौजू पे आप डिबेट कर रहे हैं, उस मौजू पे आ जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब इस पर आ जाइए, जो मोहन भागवत जी ने बोला और जो मदनी जी ने रिएक्ट किया, अब इस पर आ जाइए। देखिए मदनी जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद, वो भारत की संविधान के प्रति रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कौन सी जगह पर है, किस जगह पर है, जो भारत के बनाए हुए। मैंने एसएन सिंह जी आऊंगा आपके पास। मैंने पहले भी आपको कहा, सैयद जवाद भाई, पहले भी आपको कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन इतना ही जरूरी है तो 6 दशक तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य क्यों नहीं किया? कहते कि रजिस्ट्रेशन के बिना आप बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सैयद जवाद भाई, देखिए इसी कांग्रेस ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया, उठाया भी, सरदार पटेल ने लगाया, अब कर्तव्य पथ कहते हैं, उस समय राजपथ पर बुलाया भी। अरे पूरी बात मुझे आप आधा सच बताएंगे फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है, आप भी तो आधा ही बता रहे थे। आ रहा हूं एसएन सिंह जी। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी झूठी मक्कार बेईमान ऑर्गेनाइजेशन, डिक्शनरी है तो 2-4 और खोज लाइए। बिल्कुल सर, तो आरएसएस है दुनिया की सबसे बड़ी, कह रहा हूँ दुनिया। ठीक है, हिटलर के बाद उनके प्रवक्ता है, तुम्हारे लिए देशभक्त है, तुम्हारे लिए देशभक्त है। वो कहा उन्होंने कहा कि आईएस उनके लिए देशभक्त? आईएस को देशभक्त कहाँ बोला है? मोहम्मद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा संगठन है। नहीं, वो उन्होंने बोला नहीं। संघ जो इस देश के अंदर वो जैसे मोहम्मद और आईसिस की बात उन्होंने नहीं की अभी, जमीयत उलेमा की बात की है, आईसिस की और उसके जैशे मोहम्मद की बात नहीं की। इनसे सवाल जो है ना, इन लोगों से सवाल। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। आजकल मिथुन बड़ा ट्रेंडिंग है, मिथुन पे सवाल करा करिए, क्योंकि शक्ल भी बिल्कुल मिथुन जैसी हो रही है इनकी। तो मिथुन पे सवाल करा तुम्हारी शक्ल कसाब जैसी हो रही है। लो फिर आ गए पर्सनल नहीं, मुद्दे पर। देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, एक मिनट, आप लोग इतना पर्सनल हो रहे हैं। देखिए कपिल श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कैसे पर्सनल होकर लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं। सीधे एसएन सिंह जी के पास। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिएगा एसएन सिंह जी। 10 सेकंड। देखिए 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, अभी सैयद जवाद कभी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा गद्दार मक्कार। हम नहीं कहेंगे कि आप गद्दार और मक्कार हैं, लोगों ने देखा कि और आप गद्दारी और मक्कारी कैसे करते हैं। सेना में रहेंगे तो भी गद्दारी करेंगे, बाहर रहेंगे तो भी गद्दारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो भी गद्दारी करेंगे, और चैनल पर बैठेंगे तो भी गद्दारी करेंगे। और हमने नहीं कहा, बाबा साहब पहले ही जान गए थे। उन्होंने कहा कुछ मुसलमान वो गद्दार होंगे, वो 150 साल नहीं, वो 500 साल भी बीत जाएगा तो देश के साथ गद्दारी का ही कार्य। आप सबके लिए ऐसी बात नहीं कही है ना, लेकिन अपने इस्लामी धर्म को बढ़ाने के लिए चैनल पर बैठ के दूसरे को गद्दार बताएंगे। एक बात। अब मैं आता हूं आरएसएस पे, सबको छोड़ दीजिए। मान लीजिए गांव का एक व्यक्ति है, वो किसी संस्थान में काम करता है और गांव के साथ गद्दारी करता हो, और गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी संस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, वो देश और गांव की भलाई के लिए काम करता है, तो लोग किसको ज्यादा पूजेंगे? ठीक है, मैंने उसका जवाब दे दिया था। मैंने कहा था कि अगर रजिस्ट्रेशन इतना ही जरूरी है तो करवा लेते ना। जो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर लेते, 6 दशक तक उनकी सरकार थी, अगर रजिस्ट्रेशन इतना ही जरूरी था तो। ठीक है, बाबा साहब ने कहा ठीक। कुछ
गद्दार होंगे, ठीक। जो सैयद जवाद की अब तरह रुक होंगे, जाइए, जो अब चैनल रुक पर जाइए, बैठ कुछ के सूर्या जी कहना चाह रहे हैं, फिर करेंगे। कपीश जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि कपीश जी आज काफी जो है आप लोगों को देखिए कितना अच्छा डेकोरम मेंटेन करके कपीश जी आज अपनी बातें रख रहे हैं। मैं सूर्या जी आप पहले 20 सेकंड बोलिए, फिर कपीश जी के देखिए पास। लालचंद जी, ये नेशनल ब्रॉडकास्ट है और इस नेशनल ब्रॉडकास्ट पे जो है ना झूठी और अफवाह वाली बातें नहीं फैलानी चाहिए। मैं 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि उनको तो एक्यूमस क्यों नहीं दिया था कसाब को, तो भैया ये बताओ, अब्बास काजमी जो था जिसने वकालत की कसाब के फेवर में, वो कौन था, उसकी फीस किसने भरी थी, पहली चीज। उसके अलावा 26/11 में ही फहीम अंसारी और सबाउद्दीन दोनों आतंकी थे, उन दोनों आतंकवादियों को कानूनी सहायता जो जमीयते उलेमा हिंद ने दी थी, उसका पैसा जमीयते उलेमा हिंद ने भरा था। तो मतलब 26/11 के आतंकवादियों को कानूनी सहायता देने का काम इसी गद्दार संगठन ने किया था। एक और चीज, अभी यहाँ पर मदरसा छाप ये जो बैठे हैं आपने बुला रखे हैं, कहा आपको कैसे पता है उन्होंने मदरसा में पढ़ाई की? हो सकता है उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की हो। उसका फैक्ट दे रहा हूं ना मैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कॉन्वेंट, हो सकता है उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की हो। छाप जो है ना, इनको याद दिला दूं, 1945 में मौलाना शब्बीर उस्मानी के नेतृत्व में इसी जमीयते उलेमा हिंद ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस भारत के विभाजन की नींव मैंने बात रखी कि भाई मुस्लिम लीग को इतना बड़ा, मुस्लिम लीग को उस समय इतना बड़ा समर्थन मिला कैसे? कौन लोग थे जिन्होंने समर्थन किया? पाकिस्तान ये हमारे देश में दीमक की तरह चिपके हुए हैं। ये खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है। अभी इन्होंने अपने घर में रोटी नहीं बनाई होगी जब भी पाकिस्तान हारा था ना 114 रनों से, तो इन्होंने बहुत चूड़ियां तोड़ी होंगी। ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ लोग तोड़ते हैं, लेकिन आप उसके लिए सबको नहीं कह सकते, सबको नहीं कह सकते। कपिश जी, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। कपिश जी का चांस बनता है, कपिश जी का। एक चीज और बोल रहा हूं, बोल दीजिए जल्दी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी शाखा में जाके देखना, वहां पर सहभोज होता है। वहां ना तो जाटव होता है, ना बनिया होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना ठाकुर होता है, ना यादव होता है। सबका भोजन एक जगह इकट्ठा होता है और फिर सबको समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ये है संघ। इसकी प्रशंसा महात्मा गांधी जी भी कर चुके हैं वहां पर। ठीक ठीक ठीक। आप कपिश जी, आप जवाद भाई रुक जाइए, जवाद भाई रुक जाइए, नहीं तो कपिश जी कहेंगे कि मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आज मैं अगर बढ़िया से एकदम पूरी सभ्यता के साथ, सुसभ्यता के साथ बोल रहा हूं तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। कपिश जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। कपिश जी अब रुक जाइए, रुक जाइए, आप ही फिर कंट्रोल। हाँ कपिश जी आइए। कपिश जी ये बताइए कि जो बातें हो रही हैं, देखिए घर वापसी की बात हो, ये बात सही है, आपकी बात से मैंने सहमति सबने जताई कि जबरदस्ती ना घर वापसी होनी चाहिए ना धर्मांतरण होनी चाहिए, बात सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि संघ प्रमुख ने ऐसा कोई बयान दिया, उस पर आपको लगता है कि इतना ज्यादा बवाल काटने, कोई कसाब से तुलना कर रहा है, कोई कह रहा है हमने भी दूध पिए हैं, अब पता नहीं कौन किस क्वालिटी के दूध पिए हैं, अब मतलब गजब की धमकी वाले बयान आने शुरू हो गए। इतना बवाल काटने की क्या जरूरत थी? कपिश जी देखिए लालचंद जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, मोहन भागवत साहब ने एक बात कही थी, वो सभी ने अप्रिशिएट की थी। कौन सी? इस हिंदुस्तान की कल्पना मुसलमान के बगैर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा जबकि आरएसएस का जो मूल है वो बंच ऑफ थॉट में है, जो कितना हेटफुल है, उस आत्मा से अलग जाकर उन्होंने ये बात कही थी। एक बात मैं भी कोट कर दूं, एक बात मैं भी भागवत जी का कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जाकर के शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा तो है ना। तो कम से कम जब रिएक्ट उनके बयान पर करते हैं तो उनके इन बयानों को भी याद किया करना चाहिए मदनी साहब को। मैं तो कर रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं। मैं मदनी साहब के लिए मैं अपनी बात कह सकता हूं। हाँ मेरे साथ तो एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि आरएसएस अगर वाकई ये बात जानती है कि वो राष्ट्र आगे बढ़ाना चाहती है, तो यहां कौन सी जो हमारी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या इंडिया ग्रुप की कोई भी पार्टी हो, सभी इस देश को अपनी नीतियों से आगे बढ़ाना चाहती है। वो हम लोग के भी साथ हमें उठे बैठे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। और इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती है, हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं खोजना चाहिए, कितनी अच्छी चीज, कोई भी स्वीकार करे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हम घर वापसी कराएंगे, क्योंकि मैं कानून का छात्र हूं और प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए जान रहा हूं कि ये एक मीठे शब्द में गहरी धमकी है। इसके हाथ में शासन की बागडोर हो जाए, जो रिमोट से सरकार चला रहा हो,
लेकिन कपीश जी इससे तो सहमति देंगे। कभी पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, कहीं पर आपको जबरन घर वापसी जैसी कुछ दिखाई पड़ी? बताइए। अटल बिहारी जी की सरकार को हम अटल बिहारी जी की सरकार नहीं मानते, वो भाजपा की सरकार, वो भाजपा की सरकार। ये वाली बात ये मोदी जी की। अच्छा, ये मोदी जी की। हाँ, भाजपा प्रवक्ता चले गए, जवाब देते हो। अरे कोई बात नहीं, हमारे सूर्य मैथिल बैठे हुए। ना, सूर्य मैथिल जी को आप भाजपा प्रवक्ता बना रहे हैं। हमारे मित्र, हम जानते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए। हम लोग के बीच में चाहे कितनी भी बात हो जाए और बहुत कुछ बातें हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना मन में कुछ मैं रखता हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए, यही तो एक परिपक्व प्रवक्ता की पहचान है। बोलिए। जी जी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हिंदू पक्ष से भी मुस्लिम पक्ष से भी, दोनों तरफ के कट्टर पक्षों से करबद्ध प्रार्थना है कि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश के हर धर्म जाति के लोगों को सिर्फ नागरिक कह के संबोधित कीजिए, और घर वापसी विदेश से अगर कोई आने वाला हो तो उसकी कराइए और किसी की ना कराइए। और जो लोग इस देश में बैठ करके धमकी दे रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, वो स्वीकार्य समाजवादी पार्टी को नहीं। ठीक, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। मैं अक्सर जब कभी जहां कहीं मुझे ऐसी चीजों पर बोलने को मिलता है तो मैं कहता हूं कि एक फॉर्मूला सारे लोग अपना लो, जियो और जीने दो, है ना? खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। ये मत कहो कि ये वाले खराब हैं, हमको छोड़कर बाकी सारे खराब हैं। ये मत कहो कि ये बाकी वाले नरक में जलेंगे, बाकी वालों को सुधारना हमारा परम कर्तव्य है, उनको जो है लाना हमारा परम कर्तव्य है, उनको दावत देना, उनको बुलाना, उनकी वापसी कराना, उनका धर्मांतरण कराना, ये सब चीजें छोड़ दें। सूर्या जी देखिए, कपीश भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं, बहुत दिनों से हमारी जानकारी है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं। और आज कपीश भाई ने जो कहा ना, मैं भी उसका स्वागत करता हूं कि कपीश भाई कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और हमको भी राजनीतिक रूप से सहायता करनी चाहिए। अरे कपीश भाई, हम भी चाहते हैं कि आप भी एक जो क्या कहते हैं कंडक्ट जो है ना, जैसे आप वकील हैं तो आपको तो पता है कंडक्ट क्या होता है, तो कंडक्ट सुधार लीजिए ना। जम्मू कश्मीर में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, अलीब गलीब चलीब कहकर, तब अगर समाजवादी पार्टी खड़े होकर कहती है गलत है तो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके साथ होता। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और आपने केवल हिंदुओं के ऊपर केस रजिस्टर किए और साथ ही साथ जब राहत सहायता केंद्र लगाए तो मुसलमानों के लिए लगाए, मुआवजा अगर घोषित किया तो मुसलमानों के लिए किया, तब अगर आप दोनों को समान ऐसा कहा जाता है तब कि उसमें आजम खान जी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, उसमें आजम खान जी के। और एक बात, भारत माता को डायन कहने वालों को अगर आपने लात मार के भगा दिया होता अपनी पार्टी से, बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहने वालों को लात मार के भगाया होता, तो आज आरएसएस भी आपके साथ खड़ा होता। ठीक है, आप दंगाइयों सैयद जवाद भाई भी इंतजार कर रहे होंगे, सैयद जवाद भाई भी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन पहले कपीशी का जवाब बनता है। कपीशी का जवाब, फिर सैयद जवाद भाई। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस कंसेप्ट को किसी अन्य को हटा देना चाहिए कि कोई भी पार्टी जो पंथ निरपेक्षता की बात कर रही है वो किसी एक विशेष धर्म की बात करे। हम सभी की पार्टी है, हम शुरू से कहते आए। दूसरा, जिस दंगों का आरोप इन्होंने लगाया उसमें 5 मुख्य अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी के थे। मुजफ्फरनगर में कैसी बातें कर रहे हैं? जी हाँ, सुनिए। अरे भाई हमारे लगाई थी साहब, हमारे बात कह लीजिएगा, हमारे बात कह लीजिएगा, ना हमारे बात कह लीजिएगा, सही तथ्य है, बस वही रखिए, झूठ मत बोलिए। हाई कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी कि वो लताड़ भारतीय जनता पार्टी को लगाई। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपने बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए, दंगाई थे, यहाँ से आगे बढ़ जाइए, गले में माला डाली थी, शांत हो जाइए, दस्तरखान बिछाई, यहाँ से आप आगे बढ़िए। छोड़िए, मुजफ्फरनगर दंगे में जो कुछ हुआ वो सब हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक, इनको बाद में बोलिएगा कि हमारी की बातें नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है, ये जान लीजिए कि इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में जो FIR दर्ज, सैयद जवाद भाई के पास मुझे जाना होगा। सैयद जवाद भाई बताइए। उच्च न्यायालय के जज के सैयद जवाद रिटायर्ड उनकी कमेटी के, अब सैयद जवाद की बारी, नहीं तो फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अभी मैंने उनको रोक करके उनको कहा था कि कपीश जी के साथ नाइंसाफी हो, लेकिन अब सैयद जवाद जी ये क्या है, आरएसएस इस देश की हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, ठीक है, ना उसको ठेकेदार आप बनाइए। इस देश का 90% हिंदू, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ,
90% हिंदू जो है वो आपसी भाईचारे के साथ रहता आया है और रहता चला जाएगा। जो 10% लोग, जो सो कॉल लोग, एक विशेष जातिगत मानसिकता के लोग जो हैं वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष धर्म के ऊपर। वंदे मातरम तो बोल दो। बोल देंगे वंदे मातरम सुना दो ना। बोल देंगे। सैयद जवाद जी को कोई दिक्कत नहीं है, बोल नहीं, इनको बड़ी दिक्कत है ना। सैयद जवाद जी बोलते हैं। आपको नहीं पता, वंदे मातरम नहीं बोल सकते ये। कैसे? सैयद जवाद जी बोलते हैं राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है, क्यों नहीं बोलेंगे? राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम सुना दे तो मैं सैयद जवाद राष्ट्रगीत है, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल देंगे, चैलेंज करता हूं। बोल देंगे सैयद जवाद जी राष्ट्रगीत। देखिए, जो गाय का गोबर खा करके डिबेट में आता हो या गाय का पेशाब पी करके आता हो, उसकी बात का मैं जवाब ही नहीं देता। ये कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। देखा, अब मैं सोशल मीडिया की बात यहाँ नहीं रखना चाहता, सोशल मीडिया की बात यहाँ नहीं रखना चाहता। गाय के गोबर के जवाब में ऊंट की कुछ चीजों का जिक्र होता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। मैं रखना नहीं चाहता यहाँ पे, मैं रखना, कोई बात नहीं, छोड़िए, विषय वो नहीं है और समय भी समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा मोहन भागवत जी ने जो बयान दिए हैं उनमें कई बार वो बहुत अच्छे बयान भी देते हैं। उन्होंने कुछ बातें कहीं उस पर रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा इस पर घमासान और बवाल करने की जरूरत थी नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन सबसे बड़ा फॉर्मूला सब लोग ये मान के चलें, जियो और जीने दो, कहीं टकराहट नहीं होगी अगर सब लोग इसे मान लेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए नमस्कार।